हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, जी सर, क्लियर आ रही आवाज क्लियर आ रही है? है। हाँ सर। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कल भी मैं कम पढ़ा पाया था, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। मैंने कल आपको दो सिर्फ वायसराय बताए थे, क्योंकि अभी जो हम लोग वायसराय पढ़ रहे हैं उस वायसराय में घटनाएं बहुत ज्यादा हैं, मतलब उनके किए गए काम बहुत ज्यादा है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा धीरे धीरे उन चीजों को देखना रहेगा। तो आप कोशिश करना कि मुश्किल से एक या दो लेक्चर और रहेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर जो इनके द्वारा किए गए काम या घटनाएं जो हुई वो बहुत सारी ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ से ज्यादा याद रखने की कोशिश करनी होगी। कल हम लोगों ने पढ़ा था 1921 तक। 1921 तक मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड जो वाइसराय थे, मतलब अधिनियम जो था उसमें चर्चफोर्ड जो वाइसराय था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज लोग हम देखेंगे 1921 से लेकर 1926 में एक व्यक्ति रहा वाइसराय जिसका नाम था लॉर्ड रीडिंग, और लॉर्ड रीडिंग के समय की क्या क्या घटना है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो, लॉर्ड रीडिंग की जो घटना है, उस लॉर्ड रीडिंग की घटना में सबसे पहले याद रखना 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत में की यात्रा हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और प्रिंस चार्ल्स जो वेल्स था, प्रिंस ऑफ वेल्स जो था भारत में आया था। और याद रखिएगा 1921 में जब भारत में इनकी यात्रा हुई थी तो बंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो उसकी स्थापना, मतलब उसका निर्माण इसी यात्रा के दौरान इनका भव्य स्वागत करने के लिए किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई का है उसके जो निर्माण किया गया था वो इसी का वेलकम करने के लिए किया गया था। याद रखना, प्रिंस ऑफ वेल्स का। तो जो मुंबई की ताज होटल है उसके साइड में बना हुआ जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो इसी का भव्य स्वागत करने के लिए उसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ से याद रखना, इंडिया गेट का निर्माण 1921, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्ट इसमें ये आता है चोरा चोरी कांड। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसमें है चोरा चोरी कांड। तो देखो, चोरा चोरी कांड जो है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चोरा चोरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 की बात है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1 अगस्त 1920 को। तो असहयोग आंदोलन में उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं इसको हिंसक नहीं होने दूंगा, मतलब इसमें हिंसा की कोई बात नहीं आएगी। लेकिन 5 फरवरी 1922 को यूपी की एक जगह है चोरा चोरी नामक जगह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वहां पर जो असहयोग आंदोलन की जो भीड़ थी, उस असहयोग आंदोलन की भीड़ ने 21 पुलिस वाले और एक थानेदार सहित 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया था। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन की भीड़ ने क्या कर दिया था, एक तरीके से हिंसक कर दिया था उस आंदोलन को। इसलिए गांधी जी पर यह आरोप लगे कि उनके द्वारा किए गए आंदोलन जो है कि हिंसा का रूप ले लिया गया, अर्थात उन्होंने 12 फरवरी 1922 को अपने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि चोरा चोरी कांड की घटना क्या है, या क्वेश्चन ये आता है कि चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई या किस आंदोलन के दौरान हुई। तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई, 5 फरवरी 1922 को हुई, यूपी के चोरा चोरी नामक जगह पर हुई, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। उस हिंसा के कारण गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। और वापस लेने के बाद मतलब असहयोग आंदोलन वहां स्थगित हो गया, और दूसरा गांधी जी को वहां से जेल हो गई, अर्थात क्योंकि उनका आंदोलन स्थगित हो गया था। तो इस कारण उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन 6 महीने बाद ही उनकी बीमारी का बहाना लेकर अंग्रेजों ने, मतलब उन्होंने बीमारी का बहाना लिया है, अंग्रेजों ने उनको छोड़ दिया। 6 महीने बाद फिर से उनको जेल में से रिहा कर दिया गया। तो ये चोरा चोरी कांड की जो घटना है ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, याद रखिएगा। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय का असहयोग आंदोलन जो चला, उसके बाद रीडिंग के समय आकर ये समाप्त हो जाता है। चोरा चोरी कांड की घटना याद रखना। अगला है रेल बजट। रेल बजट और आम बजट, ये दोनों क्या है, एक साथ थे पहले। उसके पहले जब 1860 में बजट पहली बार आया, जेम्स विल्सन ने बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है। उसके बाद 1867 में दादा भाई नौरोजी एक आय की स्रोत लेकर आए थे। उसी प्रकार रेल बजट और आम बजट जो था, ये दोनों पहले एक साथ थे, एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे केंद्रीय परिषद में। लेकिन
इसमें 1921 में रेल बजट 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था और वो किया गया था एकवर्त कमीशन के आयोग पर, एकवर्त आयोग की अनुशंसा पर। एकवर्त आयोग बना था, तो यहाँ से क्वेश्चन ही आएगा एकवर्त आयोग किस लिए बना था, तो रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए। आपने देखा होगा सन 2017 में मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को फिर से एक कर दिया, ठीक है। तो ये अलग कब हुआ था, 1924 में हुआ था एकवर्त आयोग के आधार पर, और समाप्त कब किया गया, 2017 में मोदी सरकार के द्वारा, अरुण जेटली साहब जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा। तो रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था एकवर्त कमीशन के आयोग पर लॉर्ड रीडिंग के समय 1924 में। ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। 2017 में अरुण जेटली साहब ने वित्त मंत्री रहते हुए इसको फिर से क्या कर दिया है, एक कर दिया है, तो एक ये याद रखिएगा। अब जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 आया था, यह भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उस अधिनियम के तहत मैंने आपको बताया था कि एक यूपीएससी के लिए एक आयोग की संरचना उसमें रखी गई थी, लेकिन उसका गठन किया गया था ली आयोग का 1923 में। तो उसी एक्ट में प्रावधान था वो, और उस एक्ट के तहत 1926 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इस स्थापना के बाद ही भारत में पहली बार लंदन के साथ साथ भारत में भी क्या हुई थी, यूपीएससी की एग्जाम एक साथ आयोजित की गई थी। तो ली आयोग की जो अनुशंसा है और ली आयोग का जो गठन है वो इसी लॉर्ड रीडिंग के समय की घटना है। ये हम ये कहेंगे लॉर्ड रीडिंग के समय की ही मतलब उसके समय की ही बात है। तो एक यहाँ से फैक्ट याद रखना, ली आयोग की अनुशंसा पर यूपीएससी का गठन 1923 में उसका गठन किया गया था, 1926 में उसका 1923 में ली आयोग बनाया गया था और उसकी अनुशंसा के आधार पर 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया था। उसमें पहली बार भारत में और लंदन में एक साथ यूपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी। ये लॉर्ड रीडिंग के समय की बात है, ठीक है। अगला फैक्ट इसमें है 9 अगस्त 1925 को एक काकोरी कांड है, देखो चोरी कांड है और काकोरी कांड है, दोनों ही घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के समय की है। काकोरी कांड में क्या होता है, अंग्रेजों का 4000 का एक मतलब ये कह सकते हैं हम 4000 रुपए ट्रेन में जा रहे थे, उसको लूटने के लिए। अब उस समय की बात है 1925 की, उस समय के 4000 तो बहुत ज्यादा हुआ करते होंगे। 4000 को लूटने के लिए काकोरी नामक जगह पर राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहौरी इन चारों ने मिलकर उस ट्रेन में उस 4000 रुपए को लूटा था, इसलिए इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि काकोरी कांड में कौन कौन शामिल था, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी और रोशन लाल, इन चारों के नाम याद रखना। इसमें से कभी ऑब्जेक्टिव आता है कि इसमें से कौन काकोरी कांड में शामिल नहीं था या था, तो इन चारों के नाम याद रखना है। यह 3 इनके नाम देके ऑप्शन चौथा है रहता है उपरोक्त सभी, तो ये भी फैक्ट आ सकता है, इसलिए याद रखना। आवाज क्लियर आ रही है, समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़े। जी सर, आ रही है आवाज के लिए। ओके। तो ये है आपका लॉर्ड रीडिंग। अब जब हम लोग कांग्रेस पढ़ेंगे तो उस समय की और भी घटनाएं रहेंगी जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब मैंने आपको उस समय की जो घटनाएं रीडिंग की वो बता दी। अब अगला व्यक्ति आता है 1926 से लेकर 1931 तक, जिसे हम लॉर्ड इरविन के नाम से जानते हैं। और इरविन के समय की भी बहुत पॉपुलर घटनाएं हैं और बहुत पॉपुलर व्यक्ति है जिसने गांधी इरविन समझौता किया था, आप लोग सब जानते हो, वही इरविन साहब है ये। और इरविन साहब का समय है 1926 से लेकर 1931 तक। और इसमें सबसे पहले याद रखना साइमन कमीशन 1927 में लंदन में साइमन कमीशन आयोग बना था, ठीक है। साइमन एक व्यक्ति का नाम था, सर साइमन, उनके अध्यक्षता में एक आयोग बना जो कि 7 सदस्यीय था। उस साइमन कमीशन का मेन पर्पस ये था कि देखो अंग्रेज जो भी कानून बनाते थे वो हर 10 साल में उसको क्या करते थे, संशोधित करते थे। जैसे 1909 में बना, 1919 में बना, अब 1929 में बनने वाला था। लेकिन वहां पर लंदन में या ब्रिटेन में 2 पार्टियां चलती है, एक चलती है लेबर पार्टी और एक चलती है कंजर्वेटिव पार्टी, 2 पार्टियां हैं। तो उन 2 पार्टियों में जो लेबर पार्टी थी वो उदारवादी कॉन्सेप्ट रखती थी भारत की तरफ, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो थोड़ा सख्त रुख रखती थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी को यह डर था कि कहीं सत्ता में अगर, क्योंकि 2028 में वहां चुनाव होने वाले थे, तो उनको कंजर्वेटिव पार्टी को यह डर था कि अगर लेबर पार्टी सत्ता में आई तो शायद भारत को क्या दे सकती है, आजादी दे सकती है। इसलिए वहां की कंजर्वेटिव पार्टी ने वहां एक आयोग बनाया और
जो 1919 का अधिनियम था उसमें और चेंजेस करके भारत में संवैधानिक अधिकार देने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। इस प्रकार से साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। उसका गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ये भी फैक्ट इसमें से क्या है, एक फैक्ट आता है। तो साइमन कमीशन का फैक्ट याद रखना, क्योंकि साइमन कमीशन में सबसे बड़ा फैक्ट जो है, अब देखो साइमन कमीशन जो भारत आया 1928 में, तो ये 7 सदस्यीय आयोग था। और 7 सदस्यीय आयोग में एक्चुअली में क्या हुआ कि भारत में इसका विरोध हुआ था। और भारत में विरोध होने का जो कारण था वो ये था क्योंकि सबके सब अंग्रेज थे, ठीक है, याद रखना, इसलिए इसका विरोध हुआ था। तो भारत में ये बोला साइमन कमीशन वापस जाओ या गो साइमन कमीशन, इस टाइप से नारे लगे थे। और जब ये बंबई के एयरपोर्ट पर उतर रहे थे तो इनको वहां पर काले झंडे दिखाए गए थे भारत के। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत जो आया 1928 में आया था। और क्यों आया था? तो वो भारत में भारतीयों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए आया था। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही उसने आया भी सही, विरोध भी हुआ, लेकिन उसने अपना काम किया था। लगभग उसकी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे आयोजित, वो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही किए गए थे। याद रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, आगे हो सकता है एक तो इसी में। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1928 में प्रस्तुत की गई थी। दूसरा यहाँ से आता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत को हमको डोमेनिक मतलब स्वतंत्रता चाहिए, मतलब एक तरीके से औपनिवेशिक स्वतंत्रता दे दीजिए, जिसकी मांग की खारिज कांग्रेस ने कर दी थी कि हमको ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। इनका ऐसा कहना था कि हमको औपनिवेशिक स्वतंत्रता दे दीजिए आप। तो इस औपनिवेशिक स्वतंत्रता को कांग्रेस ने और सारे जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया था। तो यहाँ से एक फैक्ट याद रखना, लॉर्ड इरविन के समय की बात है। फिर एक रॉयल कमीशन बना। क्वेश्चन यहाँ से आता है 1928 में एक रॉयल कमीशन बना था। उस रॉयल कमीशन का क्या उद्देश्य था? तो रॉयल कमीशन बना था कृषि से संबंधित सुधार के लिए। याद रखिएगा, रॉयल कमीशन का संबंध है कृषि से संबंधित सुधार के लिए, रॉयल कमीशन। तो 1928 की बात है, रॉयल कमीशन कृषि से संबंधित है 1928 में। ये भी लॉर्ड इरविन के समय की घटना है या उस समय लाया गया था। फिर सबसे बड़ी घटना या सबसे बड़ा जो इसमें एक चेंजेस आता है लॉर्ड इरविन के समय, वो है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और ये कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, ये अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस ने ये प्रस्ताव रखा था कि भारत को हम 26 जनवरी 1930 से क्या करेंगे, पूर्ण स्वतंत्र मानते हैं या पूर्ण स्वराज्य करते हैं। ऐसा दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, उनकी अध्यक्षता में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव दिया कि भारत 26 जनवरी 1930 से पूरे देश में क्या मनाएगी, आजादी मनाएगी। और यही प्रस्ताव कांग्रेस ने पास करके 26 जनवरी 1930 से क्या किया, स्वतंत्रता मनाना शुरू किया था, जो कि 1947 तक उसने ये काम किया था। और इसी के कारण 26 जनवरी को हमारा संविधान क्या हुआ है, लागू हुआ है। तो ये घटना वहां से जोड़ी हुई है। लेकिन यहाँ से याद रखना, लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में आया था? लाहौर अधिवेशन कहां पर हुआ था, सॉरी किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ये सारे के सारे फैक्ट आते हैं 29 इसके लाहौर अधिवेशन के। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखो, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद खत्म हो गया। उसके बाद 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक हम आपकी नीति, आपके कानून का विरोध करते हैं, ठीक है। सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक। जैसे हम लोग एप्लीकेशन पे लिखना विनम्र निवेदन,
तो इसमें विनय पूर्वक अंग्रेजों की नीतियां जो थी, अंग्रेजों के जो कानून थे उसका विरोध करना था। तो इसका विरोध जो करना था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं और 12 मार्च 1930 को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट है जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ जो साबरमती के आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए निकल जाते हैं और दांडी नामक जगह पर जाकर वो नमक का जो कानून था जिसमें नमक ज्यादा भाव में बेचा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा और बनाने से मना कर दिया था भारतीयों को, उस कानून को उन्होंने क्या किया था, 6 अप्रैल को दांडी नामक जगह पर पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। और ये जो घटना है दांडी यात्रा के नाम से जानी जाती है और ये दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा का एक पार्ट था। ठीक है, वो चले शुरुआत में 78 लोग थे लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, लगभग पूरा देश उनके साथ जुड़ता गया और दांडी यात्रा उस सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट है। तो याद रखना दांडी यात्रा 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल को जाके खत्म हुई थी। ठीक है, ये लगभग 24 दिन का जो टाइम पीरियड था उसमें ये लोग दांडी यात्रा करते हैं पैदल। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। अब नेहरू जब साइमन कमीशन भारत में था, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और जो गोलमेज सम्मेलन था उस गोलमेज सम्मेलन में एक चीज याद रखना, गोलमेज का मतलब होता है एक हॉल के अंदर एक गोल मेज, जो कि आजकल आपने देखा अक्सर जो अधिकारी कर्मचारियों की जो मीटिंग्स होती है वो एक गोल मेज पर ही होती है, आसपास सब लोग बैठ जाते हैं, सामने जो मुख्य व्यक्ति रहता है वो बैठ जाता है, उसी को बोला जाता है ये गोल मेज सम्मेलन। इसमें सब लोग ऐसे बैठते हैं और यहाँ पर जो मुख्य व्यक्ति रहता है वो रहता है। उस समय भारत का प्रधानमंत्री था रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि वो भी क्वेश्चन आता। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में और 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है, तो यहां से याद रखना प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसी इरविन के समय हुआ था। फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इस गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी थी। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी थी। उस 11 सूत्रीय मांग में गांधी जी ने बोला था कि जो राजनीतिक कैदी है उन्हें रिहा किया जाए, जो नमक कानून है उसे मतलब तोड़ा जाए, नमक कानून को रद्द किया जाए, इस प्रकार की 11 सूत्री मांग थी। लेकिन गांधी जी ने अपनी मांग में जो सुखदेव थे, भगत सिंह थे, उन तीन लोगों को एक साथ जो 23 मार्च को फांसी दी गई थी, क्योंकि 6 मार्च को ये क्या कर रहे हैं, 5 मार्च को 1931 में गांधी इरविन समझौता कर रहे हैं और 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव इनको फांसी दी जाती है। एक और नाम कौन था साथ में, कौन बताएगा? एक और राजगुरु गुड है ना, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इन 3 लोगों के नाम इस राजनीतिक मांग में नहीं थी। जबकि गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा था 11 सूत्रीय मांग में, एक मांग उनकी ये थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी है उन्हें अंग्रेज रिहा करें, लेकिन इन तीनों का नाम उन्होंने नहीं दिया था। इसके कारण गांधी जी का विरोध हुआ था। अगर 5 मार्च को इस समझौते में इन तीनों का भी नाम रहता तो शायद इनको फांसी नहीं होती और इस कारण गांधी जी को आलोचना झेलनी पड़ी। और आलोचना क्या झेलना पड़ी कि ये सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी बनकर उभरे और लोगों ने आज भी 23 मार्च को इन तीनों की क्या मनाई जाती है, फांसी जिस दिन हुई थी उसके रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा उस 11 सूत्री मांग, तो 11 सूत्री मांग कौन से समझौते में रखी गई थी, गांधी इरविन समझौते के तहत 5 मार्च 1931 को रखी गई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट में से एक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ये वाला है लॉर्ड इरविन के समय का। अब इसके बाद एक नया व्यक्ति आता है जिसका नाम है 1931 में बनता है, वो मई के आसपास 1931 1936 तक लॉर्ड विलिंगटन करके एक व्यक्ति रहता है जो कि भारत का वायसराय बनकर आता है। और इसके समय की भी 4-5 घटना है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। सबसे पहले याद रखना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर तक आयोजित हुआ था लंदन में और उस सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद 2-3 लोग और उसमें गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये लोग गए थे उसमें। और गांधी जी जो गए थे वो जिस जहाज से गए थे उसका नाम भी पूछते हैं, INS राजपूत नामक जहाज से गांधी जी गए थे स्पेशली।
उस सम्मेलन में भाग लेने। और उस सम्मेलन में जब भाग लेने गांधी जी लंदन गए थे, मतलब इंग्लैंड गए थे, तो वहां पर उस असेंबली में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता। उसने गांधी जी को उस सम्मेलन में जब भाग लेने का अर्धनंगा फकीर कहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये किस सम्मेलन की घटना है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की घटना है। हम जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कोटेशन आएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने अपने पर्सनली INS राजपूत नामक जहाज से वो लंदन गए थे और उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी एक तरीके से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड जो था, उन्होंने एक सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत कर दिया। यह सांप्रदायिक जो थी एक योजना प्रस्तुत कर दी। और सांप्रदायिक योजना जो थी, हेलो, सांप्रदायिक पंचाट, हाँ, प्रचंड भी बोलते हैं, निर्णय भी बोलते हैं, या सांप्रदायिक उसको घटना भी बोलते हैं, यूं कह सकते हैं, है ना। और ये चीज वो है जो कि आपने देखा होगा कि भारत में 1909 में भारत शासन अधिनियम जो आया था, उस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि मुस्लिमों को क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत अलग वोटिंग करने की क्या दी गई थी, इजाजत की गई थी उस अधिनियम के तहत। तो सांप्रदायिक प्रचंड जो था वो भी इस टाइप का था। सांप्रदायिक प्रचंड में 1919 के अधिनियम में, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, उस अधिनियम में क्या किया गया था कि 1909 में तो मुस्लिमों को किया गया था, लेकिन 1919 में उसके लिए उन्होंने मुस्लिमों के साथ साथ जो दूसरे धर्म के लोग थे, इवन जातियों में भी क्या कर दिया था, वोट का प्रावधान कर दिया था कि उस जाति का व्यक्ति उसी जाति को वोट करेगा। वो घटना यहाँ पर शामिल आई पुनः, जिसे PM रेमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत की थी। इसमें कहा गया था कि जो पिछड़े या शोषित लोग हैं भारत में, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को वो खुद ही वोट करेंगे। इसे सांप्रदायिक प्रचंड के नाम से कहा गया। और गांधी जी ने इसको मानने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और वहां से गुस्सा होकर वो वापस भारत आ गए। और भारत आ गए तो उन्होंने पुणे में जाकर इस सांप्रदायिक प्रचंड के विरोध में क्या कर दिया, एक आंदोलन कर दिया, जिसे भूख हड़ताल कहा जाता है, जिसे हम पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाते हैं। पुणे पैक्ट हुआ था। इस पुणे पैक्ट के तहत चूंकि सांप्रदायिक प्रचंड जो था ये रेमजे मैकडोनाल्ड ने पास कर दिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीड़ित, शोषित और जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस निर्णय को पास करवाकर वो लेकर आ गए थे। लेकिन गांधी जी ने बोल दिया कि हम हिंदुओं को आपस में नहीं बंटने देंगे। अर्थात इसमें क्या किया गया था कि ST SC और OBC के जो लोग थे, खास करके ST SC के, उनको इन्होंने क्या किया था कि अलग से उनका कैंडिडेट, उनको वोट वही कर सकते हैं, ऐसी निर्णय इसमें लेकर आए थे। गांधी जी ने 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 6 दिन का अनशन आमरण किया था। अनशन आमरण के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो उनकी ऐसी स्थिति बन गई कि वो उनकी डेथ तक हो जाती। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और इन दो व्यक्तियों ने जाकर इसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता करवाया, जिसे पुणे समझौते के नाम से भी जाना जाता है, पुणे पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह तय किया गया कि इसमें गांधी जी की हालत को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मांग को वापस ले लिया, या जो सांप्रदायिक जो प्रचंड था या उसको वापस लिया, और उसमें सीट को रिजर्व कराया था। तो 47 से बढ़ाकर 147 सीटें जो है वहां पर बढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पुणे पैक्ट जो हुआ था सितंबर 1932 में, 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के मध्य हुआ था। तो ये जो है ये भी थोड़ा सा याद रखना। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें 1932 में हुआ। हालांकि उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, उसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि किस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। किस सम्मेलन में? कांग्रेस की ओर से सभी सम्मेलनों में भाग लिया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया गया था? भाग लिया गया था। ये भी उसमें से क्वेश्चन आता है। फिर याद रखना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? बहुत इजी घटना है वैसे, तो हम आगे बढ़े। हेलो, है किसी का क्वेश्चन? नहीं है, ठीक है। एक चीज इसमें से याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए। अब एक शब्द है पाकिस्तान शब्द, और इस पाकिस्तान शब्द को पहली बार जो उपयोग करा था
उसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन में है, चौधरी रहमत अली करके, उसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि पाकिस्तान शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली करके एक छात्र था जिसका नाम था, और वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में क्या करता था? पढ़ता था। उसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। तो ये क्वेश्चन एक आता है। अगला फैक्ट इसमें है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था वो लॉर्ड विलिंगटन के समय आया था, और भारत शासन अधिनियम जो है अभी तक का अंग्रेजों के द्वारा लाया गया सभी अधिनियमों में से सबसे बड़ा अधिनियम था। ठीक है, यही अधिनियम है जो कि भारतीय संविधान की नींव रखता है। 1935 में जब ये आया था तो जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन जो शुरू किया गया था उसे इससे खत्म कर दिया गया, और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो दो घटनाएं ऐसे हैं, प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में लागू। ठीक है, एक ही याद रखना। फिर इसी एक्ट के तहत बर्मा जो देश है, अभी वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं उसको भारत से अलग किया गया था, और एक अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में आयोजित की गई थी, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिया था? भाग लिया था। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इसका गठन किया गया था, और इस गठन में किसान आंदोलन की सबसे बड़ी सभा थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से जो घटनाएं हैं ये महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, भारत में एक आरबीआई की स्थापना हुई, जिसे हम 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी जो कि जिसकी मुख्य जो शाखा है वो वहां पर है, दिल्ली में है। तो ये सब इस अधिनियम की बातें हैं। अब देखो 36 से लेकर 47 तक, इवन 50 तक हमको जो वाइसराय पढ़ना, यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं आएगी और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो आपको शायद हो सकता है कल खत्म भी हो जाए लेक्चर, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जितने भी वाइसराय है, इन सारे ही वाइसराय का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन उसमें सारी घटनाएं मैं इस टाइप से नहीं समझाऊंगा। मैं ऐसे बोल दूंगा उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसके समय रेमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक प्रचार है ये इस टाइप से चलेगा, क्योंकि 1 घंटे में सारे वाइसराय पढ़ाना तो आप लोग खुद देख लियो। मैंने इसका 7वां पार्ट है ये। आज अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो ये 7वां पार्ट है और एक और बनेगा 8वां। तो चूंकि इतिहास का जो मुख्य भाग है आधुनिक इतिहास का, वो इन वाइसराय से कवर हो जाता है अगर हम इनको पहले पढ़ लेते हैं। तो ये सारी घटनाएं आपको कांग्रेस में भी रिपीट होगी, और सारी घटनाएं हम जो है वो जनरल यू भी पढ़ते हैं तो कवर हो जाती है। तो इसलिए हम वाइसराय को इसलिए हमने पहले चयन किया ताकि आपकी जो जो घटनाएं हैं वो दोबारा आपको रिवीजन मिलेगा कांग्रेस में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो लेक्चर इन्हीं 3 ही वाइसरायों के आधार पर था। निश्चित रूप से हम एक वीडियो बनाएंगे परसों की क्लास में, हो सकता है आप सुनना चाहे तो सुन लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज जैसा भी होगा हम उसको देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी का